हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आपका डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ये सीए इंटर लॉ और सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन कंपनी लॉ का कॉमन चैप्टर है। डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, इसमें बेसिकली बताया गया है कि कंपनी डिविडेंड का मतलब क्या होता है, कंपनी डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितने दिनों के अंदर डिविडेंड पे कर दिया जाता है, डिविडेंड के लिए कौन कौन से अमाउंट्स होते हैं, कौन कौन से अमाउंट से कंपनी डिविडेंड पे करती है। तो ये सारी डिटेल्स इस चैप्टर में बताई गई। बहुत अच्छा चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बहुत है। इसी चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है आपका रूल 3 का। इसी चैप्टर में एक टॉपिक है आपका रूल 3 का। अब रूल 3 समझते हैं कि रूल 3 होता क्या है। रूल 3 तब एप्लीकेबल होता है जब कंपनी पास्ट प्रॉफिट से, यानी जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं, कंपनी अगर उससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो फिर हम लोग रूल 3 अप्लाई करेंगे। वैसे तो डिविडेंड का मतलब होता है कि जब कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनी अपने प्रॉफिट से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो। लेकिन अगर कंपनी को इस साल सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं हुए या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं या कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं भी हैं, बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर तो भी कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है, तो उस केस में कंपनी के पास में ऑप्शन है कि कंपनी रूल 3 को फॉलो करके कंपनी अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि रूल 3 के प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होंगे जब कंपनी अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक, अगर कंपनी के पास में सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, कंपनी के पास में सारी चीजें हैं और कंपनी अगर उससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है तो फिर रूल 3 का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो अब देखते हैं अब रूल 3 बोलता क्या है। अब देखिए रूल 3 के 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और ये ध्यान रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं रूल 3 के। सबसे पहला पॉइंट है एवरेज ऑफ 3 इयर्स। एवरेज ऑफ 3 इयर्स का मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी ने पिछले 3 सालों में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो डिविडेंड कभी भी उन 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक साल कंपनी ने लगातार 3 साल, कंसेक्यूटिव 3 इयर्स है ना, जैसे एक साल कंपनी ने 15% डिविडेंड अनाउंस किया, फिर उसके बाद में 20% डिविडेंड अनाउंस किया, फिर उसके बाद में 25% डिविडेंड अनाउंस किया। अब इस साल कंपनी के पास में सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है लेकिन कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, कंपनी अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाह रही, तो कंपनी अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो अब देखिए कैसे करेगी। तो इसका एवरेज क्या हुआ, 20 15 35, 35 और 25 60, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आया 20। यानी इस साल कंपनी मैक्सिमम कितना डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, मैक्सिमम 20%। इससे ज्यादा डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है रूल 3 का एवरेज ऑफ 3 इयर्स। एवरेज ऑफ 3 इयर्स का मतलब पिछले 3 लगातार सालों में अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके एवरेज से ज्यादा कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उससे ज्यादा डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकती। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा एवरेज का। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि कंपनी अब अपने रिजर्व से कितना पैसा निकाल सकती है। ठीक, तो कंपनी अपने रिजर्व से पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व, इसका 10%, यानी कंपनी मैक्सिमम कितना अमाउंट निकाल सकती है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंटू उसका 10%, जो भी आएगा। ठीक, अब देखिए रूल 3 की जो कंडीशंस हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक और इसमें सिचुएशन ले लेते हैं कि बाई चांस मान लीजिए अभी ऊपर हम लोगों ने इसका एवरेज निकाला।
अभी ऊपर हम लोगों ने इसका एवरेज निकाला 20%, ठीक। तो सबसे पहले तो हमने एवरेज निकाला 20% नहीं दे सकती। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि अगर हम 10% निकालते हैं और 10% निकालने के बाद में केवल 15% कंपनी डिविडेंड दे सकती है, तो अब दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, तो कंपनी कितना डिविडेंड अनाउंस करेगी? 15%, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट क्या बोल रहा था, उसके एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि वो मैक्सिमम लिमिट निकल करके आई। अब उसके बाद में हमने सेकंड वाला पॉइंट रखा, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% से ज्यादा कंपनी फ्री रिजर्व से नहीं निकाल सकती, ठीक। तो अब हमने उससे उसका 10% निकाला, ये भी मैक्सिमम है। तो इन दोनों पॉइंट में विच एवर इज लोअर, जो इन दोनों में से जो भी कम होगा हम उसको लेंगे। तो अब अगर मान लीजिए कि पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व का केवल हम अगर 10% निकाल सकते हैं तो वो 15% आ रहा है, तो कंपनी कितना डिविडेंड अनाउंस करेगी? केवल 15%। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं, तीसरी कंडीशन। अब सबसे पहले जब कंपनी पास्ट ईयर के जो रिजर्व्स हैं, पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं, उससे कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि कंपनी को कुछ लॉस हुए थे और कंपनी पास्ट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड इशू कर रही है और कंपनी को लॉस भी कुछ हुए, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? उस लॉस को एडजस्ट करेगी। भाई पहले आप नुकसान को भी तो एडजस्ट करो, आपको जो लॉस हुआ है उसको भी तो एडजस्ट करोगे, आप लॉस को भी एडजस्ट करोगे, साथ में जो डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन को भी आप एडजस्ट करोगे। जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, डिविडेंड अनाउंस करने से पहले आपके जो लॉसेज हैं आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में जो डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन को आपने एडजस्ट करना है। आगे देखते हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है कि भाई जब आप रिजर्व में से पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप जितना पैसा निकालोगे तो रिजर्व में बैलेंस भी तो कुछ बचना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि आपने रिजर्व से निकाल करके पूरा का पूरा पैसा आपने डिविडेंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो यहां पर यह चीज बोली जाती है कि जो बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व होगा, जितना आप डिविडेंड अनाउंस कर रहे हो, तो डिविडेंड देने के बाद में जो फ्री रिजर्व में बैलेंस है वो हमेशा जितनी भी पेड अप कैपिटल है उसके 15% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कम से कम डिविडेंड देने के बाद में आपके रिजर्व में इतना बैलेंस रहे कि जितना आपकी पेड अप कैपिटल का 15% है, ठीक। तो ये 4 पॉइंट्स हैं आपके रूल 3 के। और अगर कोई भी कंपनी पास्ट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड अनाउंस कर रही है तो उसको ये चारों पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, और चारों पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद ही इनमें से ऐसा अमाउंट, ये चारों पॉइंट फॉलो करेंगे उसके बाद जो अमाउंट निकल करके आएगा उतना ही अमाउंट कंपनी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि हाँ प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। दूसरी चीज, ये सीए इंटर में भी है, कंपनी लॉ में भी है, और एसएलसीएम जो आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ है, इसको आप थ्योरी सब्जेक्ट समझ करके मत चलिए। इसमें आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे डिपॉजिट हो गया, डिविडेंड हो गया, बाईबैक हो गया, ये सारे चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से इसका हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू।